नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह ये शो अपने आप में खास है। डेरिवेटिव्स के कुछ एक बेहतरीन स्टॉक्स हम आपके सामने लेके आने की कोशिश करेंगे और हमारा मानना है कि इस शो के ज़रिए आपको ठीक ठाक अच्छे ट्रेड मिल जाते हैं और आप उन ट्रेड का बेनिफिट लेके आप अपने स्विंग ट्रेड, जिसे हम कहते हैं ना कि कुछ दिनों के लिए रखने वाले सौदे, उसमें आपका अच्छा फ़ायदा हो रहा होगा। हमारा प्रयास ये जारी है कि हम आपको ट्रेंडिंग स्टॉक्स ही दें जिसमें वॉल्यूम अच्छा हो, जहाँ भी रिस्क ज़्यादा होगा उसको ऑप्शंस में कन्वर्ट करते हैं और रिस्क रिवार्ड कम से कम 1:2 का रख के आपके सामने पूरी बात रखते हैं। खैर, आज की हमारी जो मेहमान हैं वो हैं अवनी भट्ट। उनसे हम करेंगे बातचीत और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि आज के गैप के बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में भी क्या करना चाहिए। इट्स अ टाइम टू बुक द प्रॉफिट, या फिर हम 19,800 को भी तोड़ेंगे। ये 19,800 आपको ध्यान होगा वही लेवल है जहाँ से हम टिपिकली फॉल होके करीब 1000 पॉइंट नीचे चले गए थे। तो निफ्टी ने अपने आप को थोड़ा सुधारा और अब 19,700 के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। खैर, बैंक निफ्टी पर भी एक व्यू पॉइंट लेंगे। ये कुछ एक डाटा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जहां पर आज 2.5% OI एडिशन हुआ है और 1% का प्राइस एक्शन है। 70 पॉइंट का प्रीमियम है। इन तीनों में से कुछ भी खराब नहीं है। प्राइस एक्शन जोरदार, ओपन इंटरेस्ट ठीक है, रूटीन का है और 70 पॉइंट का प्रीमियम है। सेम विद बैंक निफ्टी लेके आइए। टिपिकली बैंक निफ्टी के अंदर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी अनवाइंडिंग का प्रेशर था। पहले अनवाइंडिंग में वो काटेगा सौदे और उसके बाद ऊपर आएगा। ये सौदे काटने के प्रोसेस को हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। आप देख पा रहे हो कि चेंज इन OI करीब 7% है, क्योंकि इससे 1 डे बिफोर अनवाइंडिंग थी। अनवाइंडिंग से सीधा फ्रेश शॉर्ट पे कभी नहीं आओगे। तो क्या होता है कि पहले सौदे कटते हैं उसके बाद आते हैं। यही 7% का अनवाइंडिंग हुआ था, यही 7% का शॉर्ट कवरिंग में आ गया। प्राइस एक्शन 1% का आ गया। तो आप 44,300 350 पे आप काम कर रहे हो। फ्यूचर्स है, इसमें 150 पॉइंट घटा दोगे तो अभी भी आप स्पॉट के हिसाब से 44,300 के नीचे हो। और आज हर अटेम्प्ट 44,300 के नीचे वो वही दिख रही है, ऊपर नहीं जा पाने दे रहा है बैंक निफ्टी को। तो ये थोड़ा क्रिटिकल एरिया है। बट निफ्टी थोड़ा ज़्यादा आज अच्छा चल रहा है और उसकी बड़ी वजह IT कंपनीज हैं। आप एक काम सकते हैं, आज IT का इंडेक्स अपनी स्क्रीन पे दिखाइए और बहुत सारी IT कंपनीज पे आज हम चर्चा भी करने जाएंगे, जरा आइडिया लेंगे। ये एडवांस डिक्लाइन अब आप रेशो देख पा रहे होगे। ये अब फिर से 1:5, 1:6, 1:10, 1:8 तक पहुंच रही है। तो ये एक अच्छा साइन है। और मैंने कई बार आपको नोटिस कराया कि एडवांस डिक्लाइन जब तक रेशो 1:3 नहीं होगी, बाजार में कोई कुछ भी कह दे, बाजार चलेगा ही नहीं। खासकर F&O वाला हिस्सा। NSE BSE की अलग बात है, उसमें छोटे और मझोले शेयर्स होते हैं, वो एक अलग गेम है। लेकिन इंडाइसेस देखना चाहते हो, आप ओवरऑल मार्केट देखना चाहते हो, तो इन 200 शेयरों के हाथ में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। 90% वॉल्यूम इन 200 शेयरों में ही चलता है। सिर्फ 10% वॉल्यूम NSE और BSE के और शेयर्स में आप डालना चाहे तो आप डाल सकते हो। तो 90% एरिया F&O कवर कर जाता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। अब जरा आपको रिपोर्ट कार्ड दिखा देते हैं अजीत मिश्रा जी का, जो शुक्रवार को हमारे साथ जुड़े थे, हमारे मेहमान थे। उनका रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और उसके बाद, माफ़ कीजिए, सोमवार को, और उसके बाद फिर अवनी जी से बातचीत करना शुरू करेंगे। देखिए, सन टीवी उन्होंने दिया था 3.5% का गेन आपको हुआ होगा। वो इंट्राडे भी था कुछ आज और जुड़ा है। तो 2 दिन का अच्छा गेन आपके पास, यानी कि सेम डे 12 बजे के बाद भी चला सन टीवी और थोड़ा आज चला 3.5%। GNFC 2%, BHEL 5.5%, रैमको सीमेंट करीब 1.5%। अगली प्लेट में आपको दिखेगा रैमको सीमेंट भी। इंडाइसिस पे उनका व्यू बुलिश थे। हालांकि हमने आपको अपनी तरफ से कोई सौदा नहीं दिलवाया था। हमने कहा था कि हमारी तरफ से कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर आपने ले रखा है तो आप इसमें बने रहो। आपको ध्यान होगा, हमने अवॉइड और होल्ड दोनों के ठप्पे लगवाए थे। आप मेरे शब्द को एक एक को याद रखिएगा। मैं कुछ ना कुछ ऐसा बोलता जरूर हूँ ताकि आपको रिकॉल करवाने में थोड़ी आसानी हो जाए मेरे को। हमने आपको अवॉइड और होल्ड के दोनों के ठप्पे लगवा के ये बात बताई थी कि इंडाइसिस में आप बने रहो जब तक 19,200 नहीं ब्रेक होता। बाइंग ऑन डिप भी करो, ये बात भी आपके सामने रखी थी। तो कुल मिलाकर उसके बेनिफिट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये 3 शेयर, इसमें रैमको भी है 1.5% का गेन, और निफ्टी होल्ड करने का बेनिफिट आपको आज गैप के तौर पर मिल ही रहा है। खैर, अब हम बातचीत करेंगे जरा अवनी भट्ट से और उनसे समझेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स पे उनका क्या व्यू है, ये जानते हैं। अवनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। मेरे मन में एक डाउट चल रहा है, वो डाउट इस तरह का मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरे को लगता है कि
दो चीज़ें बहुत अच्छी होनी चाहिए तब आपके इंडाइसिस बहुत अच्छे से फ्लोट होते हैं। फर्स्ट इज ग्लोबल मार्केट्स आपके फेवर में रहे और दूसरा एफआईज आपके फेवर में रहे। एफआईज का पैसा टिपिकली बड़े शेयर्स में जाता है, इसका मतलब इंडाइसिस के कंपोनेंट्स में और कंट्रीब्यूशन वाले स्टॉक्स में जाता है। ग्लोबल तो ठीक है मैम, लेकिन एफआईज उतना पॉजिटिव नहीं है। 18.5-19% इन लॉन्ग पोजिशंस हैं। एथिकली जितना निफ्टी ने कवर किया उस हिसाब से एफआईज के नंबर 30% होना चाहिए था। ये आएंगे या फिर ये वापस ड्रैग तो नहीं कर जाएंगे 19,800 से नीचे, निफ्टी को नीचे फिर से तो नहीं ड्रैग करेंगे ये। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, और आपको और सारे दर्शकों को नववर्ष की शुभकामनाएं। तो अभी हाँ, पहले एफआईआई की बात करते हैं कि ये अगर हम पूरी जो रैली देखें 18,800 से आज 19,600 तक जो आई है, तो एफआईआई की जो शॉर्ट पोजीशन थी वो काफी 90% तक चली गई थी। 10% लॉन्ग्स और 90% शॉर्ट्स हो गए थे। वहां से केवल 18% तक ऊपर आया है लॉन्ग पोजीशंस, और अभी भी बायस पूरा शॉर्ट साइड पे है। बट जो डीआईआई की स्ट्रेंथ है, जो डीआईआई का जो पैसा आ रहा है म्यूचुअल फंड के थ्रू, एसआईपी के जरिए जो आ रहा है, तो उसकी वजह से अगर मार्केट इतना चल सकता है, तो मान लीजिए कि अगर एफआईआई का थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेशन आ जाता है कि अगर आप 30% लॉन्ग्स तक भी आ जाते हैं, तो ये मार्केट 20,000 के करीब बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा। तो एफआईआई का अगर स्टेबल भी रहता है, यहाँ से शॉर्ट्स बढ़ते नहीं है, फिर भी मार्केट स्टेबल रहेगा क्योंकि डीआईआई स्ट्रेंथ काफी अच्छी नजर आ रही है। ठीक है, तो हम क्या माने फिर? तो निफ्टी को अभी क्या होगा कि 19,800 पार कर जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी हाई है या फिर ये नहीं है? अगर ये प्रोबेबिलिटी हाई नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए? आज गैप तो मिल गया, लेकिन गैप के बाद तो हमने 20-30 पॉइंट भी नहीं जोड़े, सिर्फ गैप ही है। जी मेरे हिसाब से ये एफआईआई की बाइंग फिगर आना बहुत ज्यादा लॉन्ग्स नहीं, बट थोड़ा बहुत लॉन्ग एडिशन देखने हमें जरूर मिलेगा, बिकॉज 19,600 का एक ट्रिगर लेवल था कि पिछले महीने देखे तो 19,600 के पुट में काफी राइटिंग थी, और जब वो लेवल तोड़ा तो हमें लगातार 800 पॉइंट की गिरावट देखने मिली थी। तो 19,600 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है और उसके ऊपर ही आज निफ्टी टिकी हुई है। तो मेरे हिसाब से एफआईआई का भी इसमें लॉन्ग पोजीशन की एडिशन हमें देखने मिलेगी। तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि एफआईआई भी तेजी की तरफ पोजीशंस बनाएंगे इंडियन मार्केट्स में, और ये मार्केट स्टेबल होना चाहिए। अब वीकली एक्सपायरी की बात करें तो कल की जो एक्सपायरी है उसके लिए 19,600 के कॉल में आज कोई अनवाइंडिंग नहीं नजर आ रही है। इसका यही मतलब है कि 19,600 के जो कॉल राइटर्स हैं वो अभी भी अपनी पोजीशन में टिके हुए हैं, बनाए रखे हैं। तो शायद ये 1-2 दिन, आज गैप ओपनिंग के बाद में ज्यादा नहीं चल पाया है, तो 1-2 दिन थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। बट ओवरऑल मार्केट बाय ऑन डिप्स वाली है। 19,500 का एक मेजर सपोर्ट हो गया है, और कल की एक्सपायरी की बात करें तो 19,600 के पुट में भी काफी एडिशन है। तो 19,600 से 19,700 की कल की एक्सपायरी की रेंज होनी चाहिए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे बाइंग ऑन डिप की स्टैंप लगा देते हैं आपकी इजाज़त से। 19,500 आप स्टॉप लॉस वाली जगह पे लिखो, 19,800 आप टारगेट वाली जगह पे लिखो, और बीच में सेलेक्ट कर दो बाय। आपको बाय तो करना है क्योंकि स्ट्रेंथ है बाज़ार में। एफआईज अगर आ गया तो ये आपको ये लेवल भी नहीं देखने देगा, वो तो ड्रैग करके ले जाएगा ऊपर एकदम से। तो आप ये 600-700 टारगेट नहीं बॉस, टारगेट आप लिखो 19,800। 600 तो चल ही रहा है, इसमें क्या टारगेट है? ठीक, तो 19,800 आपका टारगेट है, 19,500 आपका स्टॉप लॉस है। इसी के ऊपर ही हमने जो बाय लिखा है, जब आप चार्ट दिखाओगे ना तो इसके ऊपर एक स्टैंप लगाओ, बाइंग ऑन डिप। ये डिप क्या होगा? देखो 500 और 630 में 130 पॉइंट का फर्क है। मान लो मेरे को 70 पॉइंट नीचे मिल जाए, मान लो मेरे को 100 पॉइंट नीचे मिल जाए, तो मेरा रिस्क कितना हो जाएगा फिर? 30%, 30 पॉइंट्स का, 40 पॉइंट्स का, 50 पॉइंट्स का। तो आप ये काम करो, पहले 19,500 आता नहीं था, अब 19,500 जाएगा नहीं जल्दी जल्दी, क्योंकि गैप के साथ आया ना, फंसा के आया लोगों को। तो 19,800 अभी भी हर्डल है, उस हर्डल को हम रिस्पेक्ट करते, बिना एफआईज के चलेगा नहीं, इसलिए 19,800 तक की ही ट्राजेक्ट्री एक रेंज बनती है।
तो ये आपके लिए स्टॉप लॉस टारगेट हो गया। चार्ट के जरिए हमने आपको स्टैंप लगा के ये बता दिया कि बाइंग ऑन डिप करो। करने को आप यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन क्या है ना, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है। डिप मिल जाएगा तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा हो जाएगा, कम पैसे जाएं ज़्यादा आए तो ज़्यादा अच्छा है ना। मैम बैंक निफ्टी पे कोई लेवल्स आप बताओगे या फिर बैंक निफ्टी छोड़ दें? जी बैंक निफ्टी में 44,250 का एक 44,000 का तो जो रेजिस्टेंस था वो आज गैप से ही निकाला हुआ है, तो वहीं पे अब सपोर्ट बन जाता है। और इसी लेवल पे आप इसमें बैंक निफ्टी में भी मेरे हिसाब से खरीदारी आप कर सकते हैं। बहुत बहुत ही अच्छे लेवल पे है ये। एक बार 44,250 के ऊपर निकल जाए तो उसके बाद में हम 44,600 तक ये मूव देखेंगे। एक 44,500 पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, बट नेक्स्ट लेवल जो है वो 44,600 का बनता है। तो यहाँ पे हम खरीदारी कर सकते हैं। 44,000 का इसमें स्टॉप लॉस रखेंगे, ये स्पॉट लेवल्स में बता रही हूँ, और ऊपर 44,600 का टारगेट रहेगा। ओके ठीक है, तो आप 44,000 का आप एक स्टॉप लॉस लगाओ और 44,500-600 टारगेट लिखो, ये आपके टारगेट हो गए। इसके चार्ट पर भी बाइंग ऑन डिप लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये रिस्क रिवॉर्ड से ठीक बना हुआ है। बस इसमें तो एक लेवल पार होना है, वो 250 है, जो मैं बोलूँगा 250 या 300 समझ लो आप मोटा मोटी। उसके बाद आपको 300 पॉइंट तो पता भी नहीं लगने देंगे। सिर्फ HDFC, इंडसन, ICICI मिलके ही 300 पॉइंट चलाने की कैपेसिटी रखते हैं, बाहर से कुछ नहीं चाहिए आपको। तो ये आपके लिए सामने सामने का सौदा है। निफ्टी के अंदर हमने बाइंग ऑन डिप्स आपके सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को ठीक करने के लिए लगवाया है, अदरवाइज वहां पर भी अगर आप अभी भी चाहें तो भी बाय कर सकते हैं। बट मेरा मानना है रिस्क रिवॉर्ड आपके अपने हाथ में है। सौदा पंच करने से पहले सारी चीज़ें आपके हाथ में है। सौदा पंच हो गए, एक भी चीज़ आपके हाथ में नहीं है, सिर्फ सेल करने के अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए अपने रिस्क रिवॉर्ड को ज़रूर चेक करो। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों चीज़ें हमने आपके सामने रख दी हैं। सीधा शेयर्स पे आते हैं। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो आईटी कंपनीज की तेजी दिख रही है, उसमें कफोर्ज का डाटा काफ़ी स्ट्रांग दिखा, और एक टेक कंपनी भी है इन्फो एज जिसको हम नौकरी कहते हैं, उसका भी डाटा काफ़ी अच्छा है। 2-4 दिन से हम रेगुलर अपने शोज़ पे नौकरी के शेयर्स को लेके आ रहे हैं। इन दोनों को जरा आप चेक कर लो आप, एक तो कफोर्ज और दूसरा इन्फो एज। जी डिम्बी जी, कोफोर्ज का जो डेटा है बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, तो कोफोर्ज पे हमारा व्यू भी काफी पॉजिटिव है। और ऊपर के तरफ हम इसमें 55-90 का टारगेट देख रहे हैं। तो ये कुछ ही समय में, बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर, ये 55-94 के लेवल हमें देखने मिलेंगे। और इसमें अगर आपके पास है ऑलरेडी तो आप होल्ड रखिएगा। फ्रेश एंट्री के लिए भी ये स्टॉक ठीक है इसी लेवल पे, करंट लेवल्स पे। और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 5150 का रहेगा। ठीक है, 5150 का स्टॉप लॉस लगाओ। 5500 तक जा सकता है और उसके ऊपर भी जा सकता है, 5590 तक भी जा सकता है। तो ये शेयर कफोर्ज का है। देखिए 5500 चलने के लिए क्या है ना, इसको सिर्फ चलना पड़ेगा 5%। ठीक है, जैसे आज आप देखो 200 रुपये चला है तो 3% हो गया। ठीक, ऐसे ही मान लो 3% और चला तो 200 रुपये और जुड़ जाएंगे, तो 5500 टारगेट आ जाएगा आपके आसपास का। ठीक है, तो आपको ये ज़्यादा चलता नहीं दिखेगा। लेवल से लग रहा हो कि 5200 5250 का शेयर है, मैम तो 5590 तक का टारगेट दे रही है। अगर आप इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि 5000 का तो शेयर ही है, उसमें 10% 500 रुपये बनते हैं, और हम तो 500 रुपये कह भी नहीं रहे आपके सामने। ठीक, तो आप इस शेयर पे ध्यान रखिए। कफोर्ज आपकी लिस्ट में है। मैम जो दूसरा शेयर था हमारी लिस्ट में नौकरी, उस पर आप कुछ कहोगे या छोड़ दे उसको नौकरी को? जी नौकरी ऑलरेडी चल चुका है और इसने ब्रेकआउट के बाद भी ऊपर चल चुका है, तो इसमें ऊपर 4735 पे ही थोड़ा सा रेजिस्टेंस है। तो फ्रेश खरीदारी यहाँ पे ये लेवल पे नहीं करेंगे। अगर डिप्स होता है और उसमें भी काफी लंबा डिप चाहिएगा, तो मेरे हिसाब से इसमें फ्रेश एंट्री के लिए ये अवॉइड करेंगे ये स्टॉक। ठीक है, फ्रेश एंट्री के लिए नौकरी मना हो गया, कफोर्ज यस हो गया। टारगेट स्टॉप लॉस वापस से दिखा दो। दो शेयर में जल्दी से और ले लेते मैम, फिर हमको जरा ब्रेक भी लेना पड़ेगा। वो है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, काफ़ी बेहतरीन स्ट्रॉन्ग बेस और एक अच्छा कन्वर्ट होने वाला शेयर है। और दूसरा है जुबलेंट फूड वर्क, काफ़ी दिनों से 500 के ऊपर नहीं आ पा रहा था, अब रुक गया है, टिक भी गया है। ये इसका एरिया है,
लॉन्च पैड की तरह काम करता है। 510 यहाँ से चलता है, फिर 523, 30, 35 तक चला जाता है। दोनों शेयर्स को चेक कर लो, दोनों में शॉर्ट कवरिंग है। जी, आईबुल हाउसिंग फाइनेंस का शॉर्ट कवरिंग भी है और मेरे हिसाब से आज थोड़ा सा लॉन्ग एडिशन भी हमें देखने मिल रहा है। और इसमें ये जो मूव अभी स्टार्ट हुआ है ये ऊपर 190 तक चलेगा, तो जिनके पास है वो 190 तक होल्ड करिएगा। और इसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है 175 का। फ्रेश खरीदारी करेंगे तो भी रिस्क रिवॉर्ड अच्छा ही है, क्योंकि टारगेट अपना 10 रुपए का है 190 तक का, और नीचे स्टॉप लॉस है 175 का। तो ये फ्यूचर में आप 181 अभी करंट लेवल जो है उस पे आप खरीदारी कर सकते हैं। 175 का स्टॉप लॉस और 190 का टारगेट। और जुबिलेंट फूड मैं एक छोटे सा पॉइंट में क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा बैन में है वॉल्यूम। तो इसलिए आप इसको फ्यूचर्स में ना मत लेना, आप इसको कैश में लेना। और आप कोशिश करना कैश में इसको रखो, क्योंकि F&O बैन में अगर आप लोगे ना तो पेनल्टी भी लग जाएगी। ये हमने सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से लिया है, लेकिन बैन में होने की वजह से आपको ये भी क्लियर कर देते हैं कि फ्यूचर्स मत लेके जाना। हाँ मैम, जुबिलेंट के बारे में आप बता रहे थे। तो जुबिलेंट फूड में आज एक ब्रेकआउट दिया है, बट सुबह जो हाई किया था वहां से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, और ये उसी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है जहां पे 26 अक्टूबर को एक गैप डाउन हुआ था। तो ये गैप फिल करने ऊपर आया था ये स्टॉक, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बट एक नीचे के लेवल पे कंसोलिडेशन बहुत अच्छा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये अगर अपने नीचे 503 से 504 के रेंज में मिलता है तो इसमें फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल से थोड़ा रुक सकते हैं, नीचे आने दीजिए स्टॉक को, बिकॉज प्रॉफिट बुकिंग बहुत क्लियर है। तो 503 से 504 के बीच में इसमें खरीदारी कर सकते हैं, और इसका टारगेट रहेगा 525 का, और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 497 का। 497 का स्टॉप लॉस लगाओ, 525 का टारगेट लगाओ, और जहां पे अवनी भट्ट की राय लिखी हुई है ना वहां पे लिख दो जुबिलेंट फूड @505। ठीक, तो 505 की रेंज में हमको ले लेना है। उस केस में हमारे सिर्फ 7-8 रुपये जाएंगे, और उस केस के अंदर हमको 20 रुपये आएंगे। तो जहाँ पे अवनी भट्ट की राय लिखी हुई है वहीं पे लिख दो आप 505 की रेंज में लेना है, बॉट @ 505। ठीक, उसके बाद ही आपका ट्रेड फुल एंड फाइनल होगा। 497 का स्टॉप लॉस, 525 का टारगेट है। ये जुबिलेंट फूड वर्क पे आपकी रिकमेंडेशन मिल गई है। इंडियाबुल पास हो गया, जुबिलेंट पास हो गया, कफोर्ज पास हो गया, नौकरी गिर गया। तो कुल मिला के हमने 3 शेयर आपके सामने रख दिए 4 में से, जिसका टारगेट स्टॉप लॉस भी आपको मिला है, और उम्मीद करते हैं इसका आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। के सामने 4 में से 3 शेयर आपके लिए पास करवा दिए। फर्स्ट एक तो कफोर्ज में हमने दिया, दूसरा आपको दिया जुबिलेंट फूड वर्क, तीसरा दिया इंडियाबुल हाउसिंग। जुबिलेंट में कंडीशन लगी हुई है, अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है। मंदी वाले शेयर्स भी आपकी स्क्रीन पर अभी आपको नोटिस हो रहे होंगे, उसमें 2 शेयर हैं, एक तो पहला है पावर ग्रिड और दूसरा है डाबर। इन दोनों शेयर्स को स्क्रीन पर दिखाइए जरा। मैम कोई सौदा बनता है तो जरा बताइए, दोनों 1-1% नीचे हैं आज। जी, पावर ग्रिड में ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है। अगर आप वीकली चार्ट्स देखें तो एक कांस्टेंट अप ट्रेंड में है ये स्टॉक। तो जब भी ये हाई बनाता है तो वहां से एक नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट जरूर होता है कुछ दिनों में। अगर आप 20 अक्टूबर वाले वीकली में भी देखें तो काफी हाई ऊपर 209 का था, वहां से रिट्रेस होके ये उसने लो बनाया था 200 का, बट 200 का एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट लेवल बन चुका है। तो यहाँ से अभी करंट लेवल से नीचे की तरफ हमारे पास अगर हम शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, क्योंकि नीचे की तरफ सिर्फ 7 रुपए की जगह है, बल्कि ये ओवरऑल अप ट्रेंड में है, तो इसको शॉर्ट साइड पे अवॉइड करेंगे। हाँ, ये अभी नीचे आ सकता है, जिसने अगर किया है किसी ने शॉर्ट तो मेरे हिसाब से 201 से 202 के बीच में फ्यूचर को काट लेना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए प्रॉफिट, बट फ्रेश सेलिंग की राय यहाँ पे नहीं रही। ठीक है, दूसरा शेयर डाबर में। जी, डाबर में भी गिरावट तो देखने मिली है, बट वहां से पुल बैक भी काफी अच्छा नजर आ रहा है आज के दिन में। तो ये फिलहाल तो कोई नो ट्रेडिंग जोन में है, ना बाइंग के लिए ठीक है ना सेलिंग के लिए। ये एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, नीचे 511 से 512 का इसका सपोर्ट लेवल है, और
ऊपर की तरफ 540 का इसका रेजिस्टेंस है। तो फिलहाल अभी बराबर बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये नो ट्रेडिंग जोन है, ना बाइंग करेंगे ना सेलिंग करेंगे स्टॉक में। दोनों शेयर गिर गए, पावर ग्रिड भी गिर गया, डाबर भी गिर गया। इन दोनों शेयर्स पे आपको कोई ट्रेड नहीं लेना। कुल मिला के तेजी वाले सौदे के साथ ही आपको जाना। मंदी वाले हमने चेक करवा लिए, हालांकि मेरा मन भी नहीं था डाबर और पावर ग्रिड को रखने का, लेकिन करें क्या, डाटा दिख रहा है तो पूछना पड़ेगा आपके लिए, तो पूछ लिया, दोनों शेयर गिर गए। आगे बढ़ते हैं। अब अवनी जी, आप अपने ट्रेडिंग कॉल मेरे को बता दीजिए। हमने पूछ लिया जो पूछना था आपसे। जी मार्केट काफी हाई लेवल पे है और यहाँ पे फ्यूचर्स में एक थोड़ा भी रिट्रेस किया तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो फ्यूचर्स में हम ट्रेड आज ज्यादा नहीं लेंगे। विल कॉन्सेंट्रेट, हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन अपना ऑप्शंस पे रखेंगे। तो मेरा एक पहला ट्रेड रहेगा फेडरल बैंक का। फेडरल बैंक ने मंडे को एक ब्रेकआउट दे दिया है ऑलरेडी और वहां से ऊपर चला है। तो और आज वो छोटा सा जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए ब्रेकआउट लेवल तक वापस, वो भी आज हमें देखने मिल गया है। तो अब अगले कुछ दिनों के अंदर ये स्टॉक वापस एक उछाल देने की कोशिश करेगा और ऊपर की तरफ 155 तक चलने की इसकी पूरी तैयारी है। तो 155 की कॉल खरीदेंगे नवंबर सीरीज की। ₹1.90 से ₹2 तक के रेंज में हम खरीदेंगे और इसका टारगेट रहेगा ₹4 और ₹4.75 और नीचे स्टॉप लॉस रहेगा 0.85 का। तो इस टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ में ₹2 तक हम ये फेडरल बैंक की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। दूसरा मेरा ट्रेड रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा में। पीएसयू बैंक्स में काफी अच्छा मूव देखने मिल रहा है और मेरे हिसाब से बैंक ऑफ बड़ौदा में भी अब 200 के कॉल में आज के दिन में काफी अनवाइंडिंग दिख रहा है कि 200 के कॉल में जो कॉल राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन काटना शुरू कर दिया है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि अब ये सीरीज नवंबर सीरीज में ही 200 के ऊपर एक बार उछाल दे देगा। सो 200 की कॉल में हम खरीदारी करेंगे ₹3.5 में। ऊपर ₹8 का इसका टारगेट रहेगा क्योंकि स्टॉक के ऊपर जो टारगेट है वो 209 का है। सो 209 तक अगर स्टॉक चलता है तो ये ऑप्शन का रेट भी अराउंड ₹8 तक चल जाएगा और नीचे 1.8 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। तीसरा ट्रेड रहेगा टीवीएस मोटर में। बहुत ही शानदार मूव दिखाया है टीवीएस ने और वो लगातार कॉन्स्टेंटली ऊपर चलते जा रहा है, हायर हाई हायर लोस बना रहा है और आज भी इसमें काफी अच्छी मूवमेंट है। तो इसमें 1700 के कॉल में थोड़ी सी शेडिंग दिख रही है, हमें अनवाइंडिंग दिख रही है। तो मेरे हिसाब से ये 1700 तक चलेगा ये स्टॉक। तो अभी हम एटीएम पे ही काम करेंगे क्योंकि अब दिन कम बचे हैं एक्सपायरी में। तो 1680 की कॉल में खरीदारी करेंगे 19 से 20 रुपए के बीच में। ₹40 का इसका टारगेट रहेगा और ₹8 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। और एक ट्रेड जो है वो हम फ्यूचर में लेंगे, वो भी एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में, वो है मिड कैप निफ्टी। मिड कैप निफ्टी में बहुत शानदार मूव देखने मिला है। जब निफ्टी और बैंक निफ्टी भी करेक्शन हो रहा था फ्राइडे और मंडे के बीच में, तब मिड कैप निफ्टी ने कोई गिरावट नजर नहीं आ रही थी, वो लगातार चल रहा था। सो मिड कैप निफ्टी डन। आपका पॉइंट टेकन है मैम। एक तो आपने फेडरल बैंक दिया, दूसरा बैंक ऑफ बड़ौदा दिया, तीसरा आपने टीवीएस मोटर वाली कॉल दे दी। ये तीनों की तीनों कॉल्स अच्छे से आप नोटिस कर लीजिएगा। और मैं जानता हूँ अवनी भट्ट हमेशा से आपको ऑप्शंस के ट्रेड दे के बेहतरीन सौदे आपको दिलवाती हैं और उम्मीद करते हैं इनके ऑप्शंस हिट होंगे। कल आप इनका रिपोर्ट कार्ड भी स्क्रीन पर देखेंगे। अवनी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आज फिर से ऑप्शन ट्रेड के जरिए हमको गाइड करने के लिए कि जहाँ पर कम पैसा लगा के ज़्यादा पैसा बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।